मेरी गर्लफ्रेंड हाइकिंग पर गई है, लेकिन उसके मैसेज उसके जैसे नहीं लग रहे और मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत गलत है। आज मेरी गर्लफ्रेंड थिया ने हाइकिंग पर जाने का फैसला किया। मुझे पता है मुझे उसके साथ जाना चाहिए था, लेकिन वो हमेशा अकेले ही जाती है क्योंकि मैं उसे स्लो कर देता हूं। आमतौर पर वो सिर्फ 2 घंटों के लिए जाती है, लेकिन अब उसे गए हुए लगभग 4 घंटे हो चुके हैं। मैं पुलिस को कॉल करने के बारे में सोच रहा हूं। उसे अब तक घर आ जाना चाहिए था। मैंने उसे बार बार कॉल किया, लेकिन वो कॉल भी नहीं उठा रही। मेरे पास बस आज की हमारी चैट के द्वारा की गई बातचीत है, और जब मैं उन्हें बार बार पढ़ता हूं तो लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा गलत है। दोपहर 2:33 पर मैंने उसे मैसेज किया, अभी तक कुछ कूल देखा क्या? थिया का जवाब आया, नहीं, लेकिन झरने पर पहुंचकर फोटो भेजूंगी। 2:57 पर मैंने मैसेज किया, आज डिनर तुम बना रही हो ना? थिया का जवाब आया, हाँ, चिकन पॉट पाए, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। इसके बाद लगभग 1 घंटे तक कोई मैसेज नहीं आया। मैं स्टारक्राफ्ट गेम खेलते हुए समय काटता रहा। फिर लगभग 4 बजे उसने मैसेज भेजा, मुझे झरना मिल गया। इस मैसेज के नीचे एक सेल्फी थी। थिया एक छोटे से झरने के सामने खड़ी थी, कैमरे की तरफ मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थी। टोपी उसके बिखरे हुए बालों को ढके हुए थी। कान में वही ईयररिंग्स थे जो मैंने हमारी पहली एनिवर्सरी पर दिए थे। वो रोशनी में चमक रहे थे। मैंने रिप्लाई किया, तुम क्यूट लग रही हो। लेकिन फिर मैं रुक गया। उस फोटो में कुछ अजीब था। मैं उसकी मुस्कुराती हुई शक्ल को घूरता रहा। टोपी की छाया में उसकी नीली आंखें दिख रही थीं। उसके घुंघराले काले बाल कंधों को छू रहे थे। उसकी बाहें साफ तौर पर क्रॉस थीं। इसका मतलब वो फोन पकड़े हुए नहीं थी। वो खुद ये फोटो नहीं ले सकती थी। या तो किसी और ने वो फोटो ली थी, या फिर उसने अपना फोन कहीं रख दिया होगा। फिर भी बात ठीक नहीं लग रही थी। मैंने तुरंत मैसेज किया कि ये फोटो किसने ली, लेकिन उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैंने फोन डेस्क पर रखा और नीचे जाकर डिनर की तैयारी करने लगा। मैं उस रेंगती हुई घबराहट को दिमाग के पीछे धकेलने लगा और खाने पर ध्यान लगाने लगा। प्याज काटने में भी सामान्य से ज्यादा जोर लग रहा था। आप मुझे पैरानॉइड कह सकते हैं, लेकिन मेरी पिछली गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया था और मेरा दिल तोड़ दिया था। यह जानना कि किसी और ने फोटो ली थी और उसका जवाब ना आना मुझे अंदर से खा रहा था। मैंने खुद को समझाया, उसने किसी राह चलते से फोटो खिंचवा ली होगी। और तभी चाकू प्याज को काटता हुआ कटिंग बोर्ड से टकराया। 45 मिनट बाद जब मैं ऊपर लौटा तो एक नया मैसेज देखकर मुझे राहत मिली। 4:53 पर उसका मैसेज आया था कि तुम्हारी याद आ रही है। मैंने भौहें सिकोड़ ली। पहली बात, उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था। दूसरी बात, थिया आमतौर पर ऐसे इमोजीज नहीं भेजती। वो मैसेज अजीब लग रहा था। मैंने जवाब दिया, मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। मेरे पिछले मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? उसका जवाब आया, मैं डिनर तक वापस आ जाऊंगी। और उसके बाद दिल वाला इमोजी आया। वो आमतौर पर दिल वाला इमोजी भी नहीं भेजती थी। वो मेरी आदत थी, इसलिए मैंने बात को जाने दिया। मैंने लिखा, ठीक है, आई लव यू। मैंने स्टारक्राफ्ट फिर से शुरू किया और खेलने लगा, और तभी मेरे फोन की आवाज आई। मैंने फोन उठाया और 5:37 पर उसका मैसेज आया कि मैं वापस आ रही हूं। उस मैसेज के साथ एक इमेज लोड हो रही थी। उसमें एक और सेल्फी थी। इस बार वो फोन पकड़े हुए थी। फ्रेम में उसकी फैली हुई बाह दिख रही थी। वो जंगल के एक खुले हिस्से में खड़ी थी। शायद वो ट्रेल के आखिरी हिस्से के पास थी। मैंने राहत की सांस ली। मैंने लिखना शुरू किया, बढ़िया, पॉट पाए तो ऑलरेडी बन चुकी है। और तभी मेरी उंगलियां रुक गईं। उस फोटो में स्क्रीन के बिल्कुल किनारे पर गिरते पत्तों के बीच कुछ था।
वो एक साया था, एक साया जो उसके अपने साये से बस कुछ फीट दूर था। किसी ऐसे व्यक्ति का साया जो फ्रेम में दिखाई नहीं दे रहा था। अब 6 बज चुके हैं, खाना ठंडा हो गया है। मैं यहां बैठा हूं, दिल जोर जोर से धड़क रहा है और थिया को बार बार कॉल कर रहा हूं, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, सिवाय एक मैसेज के जो ये सब लिखते वक्त आया था। हम देर से घर आएंगे, सॉरी, आई लव यू। और किसी तरह मुझे पूरा यकीन है ये मैसेज उसने नहीं भेजा था। शनिवार रात थिया घर वापस नहीं लौटी। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मुझे उसे खुद ढूंढने जाना चाहिए, और पुलिस को कॉल करने के बाद मैंने वही किया। मैं ट्रेल की तरफ अकेला निकला, हालांकि पूरी तरह अकेला नहीं। मैं अपने छोटे कुत्ते गजैली को साथ ले गया, ये सोचकर कि शायद वो किसी गंध का पता लगा सके। लेकिन जैसे ही मैं पार्किंग लॉट में पहुंचा, मेरा दिल बैठ गया। वहां मेरी गर्लफ्रेंड की कार खड़ी थी। उसकी पुरानी टूटी फूटी होंडा सिविक एक स्ट्रीट लैंप के नीचे तिरछी खड़ी थी। इसका मतलब थिया यही है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी, अपनी मर्जी से तो बिल्कुल भी नहीं। बाहर पहले ही काफी अंधेरा हो चुका था और इस इलाके में कायोटेज बहुत हैं। वो इतनी बेवकूफ तो नहीं होगी कि अंधेरा होने के बाद भी हाइक करती रहे। मैंने उसकी कार का दरवाजा खोला, लेकिन वो लॉक था। मैंने फोन की टॉर्च अंदर डाली, वो अंदर नहीं थी। कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। मेरे पेट में डर और गहराता चला गया। मैंने गजैली को उठाया और ट्रेल की तरफ बढ़ गया। जैसे ही हम जंगल में घुसे और ज्यादा अंधेरा हो गया। आसमान में जो थोड़ी बहुत रोशनी बची थी वो घनी पत्तियों ने निगल ली थी। मैंने एक पल रुककर साइन बोर्ड देखा, ये समझने के लिए कि झरना किस दिशा में है, और फिर जंगल के अंदर बढ़ता चला गया। मैंने आवाज लगाई, थिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने गजैली की तरफ देखा, वो भी कुछ महसूस करती नहीं लग रही थी। मैंने फिर से थिया को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। मेरे सामने बस वही आखिरी मैसेज था, हम देर से घर आएंगे, सॉरी, आई लव यू। आखिरी कोशिश के तौर पर मैंने उसे मैसेज भेजा। रात के 8:23 पर। कितनी देर? तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूं। मैं फोन को देखता रहा। मैसेज सेंड हुआ, डिलीवर हुआ और फिर रीड भी हुआ। मेरा खून ठंडा पड़ गया। मेरी उंगलियां तेजी से टाइप करने लगी। तुम हो कहां? प्लीज मुझे कॉल करो। लेकिन फिर मैं रुक गया। अगर सच में वो मैसेज थिया नहीं लिख रही थी, अगर किसी ने उसे पकड़ रखा था, तो शायद ऐसा लिखना सही नहीं होता। मैं जंगल के बीच खड़ा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गजैली मेरे पैरों के पास खड़ी थी। मैंने लिखा, अगर तुम्हें देर तक बाहर रहना है तो ठीक है, मैं सोने जा रहा हूं। आई लव यू, गुड नाइट। जवाब में 3 छोटे छोटे डॉट्स दिखे और फिर मैसेज आ गया, नहीं, तुम सोने नहीं जा रहे। मैं उन शब्दों को घूरता रह गया। मेरा सर घूमने लगा। इस मैसेज का क्या मतलब है? गजैली कुछ फीट दूर जमीन खुरचने लगी। फिर एक और मैसेज आया, तुम मुझे ढूंढते हुए बाहर आए हो। मैं तुम्हें मेरा नाम पुकारते सुन रही हूं। थोड़ा और पास क्यों नहीं आते? वो मैसेज पढ़ते ही मैंने गजैली को उठाया और दौड़ पड़ा। मोटी जड़ों और बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से भागने लगा। रास्ता कभी ऊपर चढ़ता, कभी नीचे उतरता। जब मेरी सांस फूलने लगी तो मैं रुका और मैंने टॉर्च घुमाई। मैं फिर से चीखा, थिया। कानों पर जोर डालकर सुनने लगा, कुछ भी जो उसकी आवाज जैसा हो। पत्तों की सरसराहट, कदमों की आवाज, कुछ भी। लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने फोन निकाला और एक और मैसेज भेजा, थिया कहाँ है? और फिर आखिरकार मैंने कुछ सुना।
वही अजीब सी छोटी आवाज, वही टोन जो पिछले 10 सालों से मैं घर में सुनता आया था जब भी थिया को कोई मैसेज या ईमेल आता था। वो थिया का फोन था। वहीं कहीं उस अंधेरे में थिया का फोन था। मैं बिना सोचे समझे उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही मैं ट्रेल से उतरा, जमीन बदल गई। एक ढलान और सूखे पत्तों की मोटी परत आ गई। मैं अभी 10 कदम भी नहीं चला था कि मेरा पैर एक नुकीले पत्थर पर पड़ा और मेरा टखना मुड़ गया। मैं अपना संतुलन खो बैठा और अंधेरे में गिर पड़ा। और तभी मेरे बाईं तरफ एक सरसराहट हुई। फिर एक टहनी टूटने की आवाज आई। मैंने जितनी तेजी से हो सका खुद को उठाया। टखने में तेज दर्द होने लगा। फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा। फोन की रोशनी इधर उधर घुमाता रहा। सफेद रोशनी टेढ़े मेढ़े तनों और पीले पत्तों पर चमक रही थी। गजेली ट्रेल से भौंक रही थी, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने थिया को फिर से मैसेज भेजा, मुझे बताओ थिया कहाँ है। और फिर मैंने सुना। कोई टोन नहीं, कोई कदमों की आवाज नहीं, कोई सरसराहट नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ खामोशी सुनी, जो बस गजेली के भौंकने से टूट रही थी। थोड़ी ही देर बाद वहां पुलिस आ गई और मैंने उन्हें सब कुछ बताया। मैंने उन्हें मैसेज दिखाए, उन्हें वो जगह दिखाई जहां मैंने थिया के फोन की टोन सुनी थी। उन्हें थिया कहीं नहीं मिली, लेकिन पार्किंग लॉट में उन्हें कुछ ऐसा मिला जो मेरी नजर से छूट गया था। एक फिरोजी रंग की ईयररिंग जो थिया उस दिन पहन कर गई थी, जो मैंने उसकी फोटो में देखी थी। शनिवार रात मैं सोया नहीं। मैं घंटों शहर में घूमता रहा, कुछ भी संदिग्ध चीज ढूंढता रहा। देर रात घूम रहे लोगों से पूछता रहा क्या उन्होंने कुछ देखा। मैं बार बार पुलिस को कॉल करता रहा, उनकी खोज के बारे में पूछता रहा, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। और फिर जब सूरज पेड़ों की चोटियों से ऊपर निकला तो मेरा फोन बजा। वो थिया का मैसेज था। सुबह 6:42 पर एक मैसेज आया, मैं तुमसे जल्दी मिलती हूं। और उसके साथ एक इमेज लोड हो रही थी। फिर एक सेल्फी दिखाई दी, लेकिन वो बाकी सेल्फियों जैसी नहीं थी। वो तस्वीर अंधेरी और पुरानी सी थी। उस तस्वीर में जंगल सलेटी रंगों और सायों से भरा हुआ था। शायद सूरज ढलने के बाद या भोर से ठीक पहले ली गई थी। और वहां एक पेड़ से टिकी हुई थिया खड़ी थी। उसकी बाहें बगल में ढीली लटकी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने टोपी इतनी नीचे खींची हुई थी कि उसकी आंखें पूरी तरह साये में छिपी थी। उसे देखते ही मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। मैंने वो फोटो तुरंत पुलिस को भेज दी, लेकिन अभी तक वो उससे कुछ कर नहीं पाए हैं। मुझे लगा था कि उनके पास मोबाइल की लोकेशन पता लगाने की टेक्नोलॉजी होती है। या तो वो कर नहीं पाए हैं, या फिर जो मिला है वो मुझे बताना नहीं चाहते। एक बात है जो मैंने पुलिस को नहीं बताई। आज रात मुझे उसका आखिरी मैसेज मिला। थिया के गायब होने के लगभग 48 घंटे बाद, जंगल में मेरी बेकार खोज के बाद, पुलिस की सारी कोशिशों के बाद, मेरे पास बस यही बचा है, एक आखिरी मैसेज। रात 12:01 पर यह मैसेज आया, क्या तुम मुझे ढूंढने आओगे? लेकिन फिर मैंने बहुत सोचा और मुझे लगता है वो मैसेज एक जाल था, जिसे जिसने भी थिया को पकड़ लिया था उसी ने भेजा था। मैंने सब कुछ पुलिस को सौंप दिया, वो आखिरी मैसेज भी। वो ये पता लगाने में कामयाब हो गए कि थिया का फोन किस सेल टावर से पिंग हो रहा था, लेकिन बदकिस्मती से वो इलाका पूरे पार्क के ज्यादातर हिस्से में फैला हुआ था। मैंने शहर में खोजबीन के लिए एक छोटा सा सर्च ग्रुप भी बनाया। हमने सोशल मीडिया पर हर जगह पोस्ट डाली, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। बुधवार आ गया, कोई मैसेज नहीं, कोई सुराग नहीं, पुलिस से भी कोई खबर नहीं। फिर गुरुवार आया। हर बीतते घंटे के साथ मेरी उम्मीद थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही थी। कई बार मैंने खुद को मजबूर किया
कि वो तीनों तस्वीरें फिर से देखूं, शायद कोई सुराग मिल जाए। लेकिन हर बार मुझे वो तस्वीरें देखकर मिचली सी आने लगी। और फिर शुक्रवार आया। मैंने दिन की शुरुआत हमेशा की तरह सोशल मीडिया ग्रुप्स चेक करते हुए की। मैंने कॉफी बनाई और पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि कोई अपडेट है या नहीं, कि तभी मेरा फोन बजा। वो थिया का कॉल था। मैंने झपट कर फोन उठाया। थिया? मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन दूसरी तरफ खामोशी थी। थिया, प्लीज मुझे बताओ तुम कहां हो। अब भी खामोशी थी। अगर तुम वही हो जिसने थिया को लिया है, प्लीज, मैं कुछ भी करूंगा। उसे चोट मत पहुंचाओ। मैं फिरौती दूंगा, जो चाहो वो करूंगा। बस प्लीज उसे नुकसान मत पहुंचाना। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मैंने कुछ सुना। एक हल्की सी चटकने जैसी आवाज, स्टैटिक जैसी आवाज, जैसे हवा स्पीकर में से गुजर रही हो। प्लीज कुछ तो बोलो। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मेरी टांगें कांप रही थी। मैं किचन में इधर उधर देखने लगा, अपना दिमाग दौड़ाने लगा। क्या पुलिस कॉल ट्रेस कर सकती है? क्या मुझे लाइन पर बने रहना चाहिए 60 सेकंड तक? मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? फिर मैंने अपना लैपटॉप खोला। हमारे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है अभी भेज दूंगा। प्लीज बस थिया को मुझे वापस दे दो। फिर मैंने 911 पर कॉल मिलानी शुरू की। वो चटकने वाली आवाज और तेज हो गई और फिर कॉल कट गई। मैंने तुरंत पुलिस को बताया, उनसे गुहार लगाई कि कॉल ट्रेस करें, कुछ भी करें। लेकिन उन्होंने वही घिसा पिटा जवाब दिया जो कई दिनों से दे रहे थे। तो मैं अपनी कार में बैठा और चल पड़ा। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं। और फिर मैंने खुद को उन्हीं काले पेड़ों और घुमावदार ट्रेल को घूरते हुए उसी पार्किंग लॉट में पाया। मैं सोच रहा था, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? और तभी मैंने उसे देखा। पेड़ों की चोटियों के ऊपर से उठता हुआ काले धुएं का गुब्बार। मैं कार से कूदा और जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। वही भयानक चटकने वाली आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी, नहीं थिया, प्लीज नहीं। मैं पत्थरों और टहनियों पर चढ़ता फांदता जलते धुएं की तीखी गंध का पीछा करता गया। प्लीज भगवान, ऐसा मत होने देना। आग एक छोटे से खुले हिस्से में जल रही थी। नारंगी लपटें ऊपर की ओर लपक रही थी। काला धुआं आसमान में उठ रहा था। थिया के अवशेष उसी आग में मिले। उसके अवशेष। अगर आप किसी से इतना प्यार करें और उसके लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करें, कितनी भद्दी, कितनी डरावनी बात है। थिया, मेरी प्यारी थिया, मुझे छोड़कर चली गई। उस सब के बाद से मैं किचन में बैठा विस्की पीता जा रहा हूं। हमारी आखिरी दिनों की तस्वीरें देख रहा हूं। बोर्ड वॉक की एक तस्वीर जिसमें वो मुस्कुरा रही है। उसके हाथ में टेडी बियर है और मैं उसके बगल में अकड़ा हुआ खड़ा हूं। मुझे वो ट्रिप अच्छे से याद है। मुझे कितना गुस्सा आया था कि वो 90 डिग्री की गर्मी में हर गेम खेलना चाहती थी। मैं कितना बेवकूफ था। थिया के साथ बिताया हर पल एक तोहफा था। मैंने दूसरी तस्वीर खोली। सोफे पर हमारी सेल्फी। वो मुस्कुरा रही थी। वो पास्ता दिखा रही थी जो हमने खुद बनाया था। अगली फोटो के लिए मेरी उंगली बढ़ी और मैं रुक गया। ये क्या है? सोफे के पीछे सामने वाली खिड़कियां दिख रही थी। सामने सड़क के उस पार पड़ोसी की लाइट्स थी। वहां से एक कार गुजर रही थी और उसमें कुछ और भी था, एक अजीब सा साया। मैंने जूम किया। उसकी क्वालिटी खराब थी, नीले और सलेटी दोनों से भरी थी। फिर भी मैं समझ गया कि वो क्या है। हमारी झाड़ियों के बीच झुका हुआ कोई साया था जो अंदर झांक रहा था। मैंने अगली तस्वीर खोली, 1 हफ्ते पहले की।
मैं और थिया फर्श पर बैठे गजैली के साथ खेल रहे थे। खिड़की में जूम किया तो वही साया था, पीछे के पोर्च की लाइट के घेरे के ठीक बाहर झुका हुआ था। अगली तस्वीर में भी हमारी बेडरूम की खिड़की के खुले कोने से झांकता हुआ वही अज्ञात साया था। अगली फोटो, थिया लॉन्ड्री रूम में खड़ी थी, सर पर बास्केट रखे हुए थी और मुझे जीभ दिखा रही थी। लेकिन उसके पीछे घर के अंदर कोने के पीछे से झांकता वो साया था। नहीं, साया नहीं, कोई वहां खड़ा था। तभी फैमिली रूम से गजैली की तीखी चीख सुनकर मैं उछल पड़ा। मैं दौड़कर पहुंचा। वो खिड़की के सामने बैठी बाहर के अंधेरे को घूर रही थी, बुरी तरह कांप रही थी। मैं लड़खड़ाता हुआ सामने के दरवाजे तक पहुंचा और लॉक लगा दिया। मैंने शीशे पर हाथ लगाकर बाहर झांका, कुछ नहीं था। मैं पूरे घर में दौड़ा, हर दरवाजा, हर खिड़की चेक की, पर्दे लगा दिए, बेसमेंट के दरवाजे पर भी लॉक लगा दिया। जब यकीन हो गया कि सब बंद है, तब मैं सोफे पर बैठ गया और पुलिस को कॉल करने लगा। कुछ ही मिनटों में वो यहां आ जाएंगे, उन्हें सब पता चल जाएगा। वो उस हरामी को ढूंढ निकालेंगे जिसने थिया को मारा है, जो महीनों से हमारा पीछा कर रहा था, और हम कोशिश करेंगे कि उसे सबसे कड़ी सजा मिले, थिया को इंसाफ मिले। सब कुछ आखिरकार खत्म हो जाएगा, या फिर ये सब अब शुरू हुआ है। अगली कहानी पर जाने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा स्टोरी सुनाने का तरीका पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप कोई फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट भी करना। अगर आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो इस वीडियो को हाइप भी करना, इससे मुझे मदद मिलती है, मेरी वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे आने वाली ऐसी कहानियां आपसे कभी मिस ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। मुझे लगता है कि कल रात मेरा सामना किसी स्किन वॉकर से हुआ था, और अब मुझे डर है कि वो फिर से वापस आ सकता है। ये सब कुछ कल ही हुआ था, और अब तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसके बारे में कैसा महसूस करूं। सच कहूं तो मैं अब भी पूरी तरह हिली हुई हूं। मुझे डर है कि मेरे कुत्तों को या फिर मेरे परिवार को कुछ हो सकता है, इसलिए मैं यहां सलाह लेने आई हूं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यह लगभग रात के 8 बजे के आसपास हुआ होगा जब मेरी मॉम की गर्लफ्रेंड ने मुझे नीचे बुलाया। उसने मुझसे कहा कि किचन में पड़े कुछ डब्बों को जलाने में उसकी मदद करूं, ताकि थोड़ी जगह खाली हो सके। हम एक काफी छोटे से घर में रहते हैं। 5 लोगों के लिए सिर्फ 2 बेडरूम और एक बाथरूम है। मेरी 2 छोटे बहनें हैं, एक 12 साल की जिसके साथ मैं रूम शेयर करती हूँ, और दूसरी 10 साल की जो ज़्यादातर रातें लिविंग रूम में सोती है। हम अपनी मॉम, उनकी गर्लफ्रेंड जो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बीमार है, और अपने कुत्तों के साथ रहते हैं, कोबी जो लगभग 2 साल का है, और वैलेंटाइन जो 6 साल से हमारे साथ है, और उनके 3 पिल्ले हैं। तो साफ है घर में घूमने फिरने की ज़्यादा जगह नहीं है, और थोड़ी अतिरिक्त जगह मिल जाती तो अच्छा रहता। इसलिए मैंने हाँ कह दिया, और हम डब्बों को घर से उठाकर बैकयार्ड में ले गए। हमारा बैकयार्ड पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ा है, और उसके चारों तरफ कोई बाड़ नहीं है। हम उन गिने चुने घरों में से हैं जिनके पास एक शेड है, और वो बिल्कुल हमारे पड़ोसी के शेड जैसा दिखता है। हमारा ड्राइववे शेड तक जाता है, और क्योंकि आंगन खुला हुआ है तो दोनों आपस में जुड़े हुए से लगते हैं। जब मेरी मॉम की गर्लफ्रेंड डब्बों को तोड़कर आग लगा रही थी, तब मैं कोबी को जंजीर से बांधकर बाहर टॉयलेट के लिए ले जा रही थी। चिंता की कोई बात नहीं थी, उसकी जंजीर पूरे आंगन तक नहीं पहुंचती थी, और वो आग से काफी दूर था। वहीं वैलेंटाइन आंगन में इधर उधर घूम रही थी। आग बिल्कुल ठीक चल रही थी, और हमने बिना किसी परेशानी के 2-3 बड़े डब्बे जला दिए।
सब कुछ पूरी तरह कंट्रोल में था, बल्कि हम मजे भी कर रहे थे। आग के आखिरी हिस्से में जब लपटें धीमी पड़ने लगी थी, कोबी ड्राइववे से हमारी तरफ बार बार दौड़ने लगा। वो घबराकर भौंक रहा था और जोर जोर से जंजीर से छूटने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो डरा हुआ हो और हमें किसी चीज से आगाह करना चाहता हो। इसी दौरान मैंने देखा कि वैलेंटाइन भी ड्राइववे की तरफ गुर्रा रही थी, तो मैं उठी और उसके पास गई, ये देखने के लिए कि आखिर मामला क्या है। मैं मुस्कुराई और बच्चों जैसी आवाज में उससे पूछा, क्या हुआ? लेकिन वहीं खड़े खड़े मुझे वो एहसास हुआ, वही वाला एहसास जब आपको पता चल जाता है कि आप अकेले नहीं हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी की नजरें सीधे मुझे चीरती हुई देख रही हों। मैंने उस दिशा में देखा जहां वैलेंटाइन भौंक रही थी, और तभी मेरे मुंह से अपने आप निकल पड़ा, ओ माय गॉड। जो मैंने देखा वो कोई इंसान जैसा नहीं था। वो मेरे सामने ड्राइववे में बस कुछ ही फीट की दूरी पर खड़ा था। पीछे का दरवाजा खुला हुआ था, आग की रोशनी भी थी, फिर भी वो चीज पूरी तरह काली दिखाई दे रही थी। मैं बस उसकी उभरी हुई आंखें देख पा रही थी, जो बिना पलक झपकाए सीधे मुझे घूर रही थी। वो बहुत दुबला और लंबा था, ड्राइववे के आखिर में बने छोटे से शेड से भी कहीं ज्यादा ऊंचा था। वो शायद कम से कम 7 फीट का था, और भगवान कसम उस चीज के बारे में सब कुछ गलत लग रहा था। मेरे दिमाग के किसी कोने से आवाज आ रही थी, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, ये बहुत गुस्से में है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं और वो चीज आंखों ही आंखों में जंग लड़ रहे हों। तभी मेरी मॉम की गर्लफ्रेंड ने पूछा, क्या हुआ? और मैंने बस एक पल के लिए नजर हटा ली, और जब मैंने फिर से देखा तो वो गायब था। फिर भी उसकी मौजूदगी का एहसास आसपास मंडरा रहा था। जब मैंने अपनी मॉम की गर्लफ्रेंड को सब कुछ बताया तो हमने आग बुझाई और कुत्तों को अंदर ले आए। मैं दौड़कर मॉम के पास गई और वही सब उन्हें भी बताया। उन्होंने मुझे तर्कसंगत वजह समझाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी बात मुझे जमी नहीं। शायद उन्होंने देख लिया था कि मैं डरी हुई हूं और वो मुझे शांत करना चाहती थी, लेकिन उनकी बातें मुझे जरा भी सुकून नहीं दे पाई। इसके बाद मैं कोबी के साथ अपने कमरे में चली गई और उस एहसास को झटकने की कोशिश करने लगी, लेकिन सच कहूं मैं नहीं कर पाई। मैं काफी देर तक उसी हालत में फंसी रही। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से लगभग 15-20 मिनट तक बात की। तभी नीचे से मॉम की आवाज आई। वो मुझे बुला रही थी। उनकी और उनकी गर्लफ्रेंड का झगड़ा हो गया था और उनकी गर्लफ्रेंड ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था, लेकिन मॉम को इससे कोई खास दिक्कत नहीं थी। उन्होंने बस मुझसे कहा कि वो मेरी दोनों बहनों को उनके दोस्त के घर से लेने जा रही हैं और मैं तब तक खाने पर नजर रखूं। मैंने ठीक है कहा और वही करने लगी, और मॉम सामने वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। अभी 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि मॉम हड़बड़ाती हुई वापस अंदर आई। मैंने उन्हें बाथरूम वाले हॉलवे में जाते हुए सुना। वो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम पुकार रही थी। बाहर कुछ खड़ा है, हमारे घर को घूर रहा है। ये सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। शायद अब वो मेरी बात मान चुकी थी। उनकी गर्लफ्रेंड बाथरूम से बाहर आई और बोली कि उसने भी वही चीज खिड़कियों से झांकने की कोशिश करते हुए देखी है। वो तुरंत अपने कमरे में दौड़ी और एक लोहे का बैट उठा लाई और पीछे के दरवाजे से भागते हुए चिल्लाने लगी, अगर कोई बाहर है तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। हालात जैसे भी थे, मॉम को फिर भी बच्चों को लेने जाना ही था। मैं उन्हें कार तक छोड़कर आई, फिर जल्दी से अंदर लौटकर अलमारी से एक हथौड़ा उठा लाई। तभी कोबी अचानक पीछे वाले दरवाजे पर जोर जोर से टकराने लगा, बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उसे पहले कभी ऐसा करते नहीं देखा था। मजबूरी में मुझे उसे चैन से बांधना पड़ा ताकि वो बाहर निगरानी कर रही मेरी मॉम की गर्लफ्रेंड की रक्षा कर सके। इस सब के दौरान मैंने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया,
क्योंकि वही घर का इकलौता कमरा था जिसमें सही से लॉक लगता था। मैंने अपनी नानी को फोन किया जो उस समय काम पर थी और उन्हें सब कुछ बता दिया। वो भी मेरी तरह इन चीजों पर पूरा विश्वास रखती हैं। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और मुझे थोड़ा शांत करने की कोशिश की, क्योंकि उस वक्त मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। आमतौर पर मैं काफी समझदार और तर्कसंगत हूं, लेकिन उस पल मुझे बहुत असुरक्षित महसूस हो रहा था और सब कुछ बहुत गलत लग रहा था। जैसे ही हालात थोड़े शांत होने लगे, मेरी मॉम की गर्लफ्रेंड दौड़ती हुई घर के अंदर आई। उसने घबराकर बताया कि किसी चीज ने बाहर से बेसमेंट की खिड़की तोड़ दी है। उसे डर था कि वो चीज घर के अंदर घुस चुकी है। मैंने नानी को बाय कहकर फोन काटा और 911 को स्पीड डायल पर रखा और हम बाहर देखने गए, लेकिन हमें वहां कोई भी नहीं दिखा। हमने घर के आसपास और पास पड़ोस में भी देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज हमें चिढ़ा रही हो। मेरी मॉम और बहनें लौट आए, सब कुछ नॉर्मल सा लगने लगा, लेकिन मुझे अब भी वही अजीब बेचैन एहसास हो रहा था, जैसे वो गया ही नहीं हो, जैसे वो सही मौके का इंतजार कर रहा हो। नानी ने मुझे दोबारा फोन किया और कहा कि वो मुझे आज रात अपने घर ले जाएंगी। काम के बाद नानी मुझे लेने आ गई। रास्ते में उन्होंने बताया कि जब मैं उन्हें सब कुछ बता रही थी तो उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें भी वही नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी जिसके बारे में मैं बता रही थी, जैसे वो पूरी तरह समझ रही हो जब मैं कह रही थी कि कुछ बहुत गलत है और डरावना है, तो उससे मेरा क्या मतलब था। आज सुबह बाद में मुझे मॉम का फोन आया। उन्होंने बताया कि मेरे जाने के बाद उन्होंने कुछ दोस्तों को बुला लिया था जो अपने साथ हथियार लेकर चलते हैं। वो किचन में कुछ लेने गई थी जहां पीछे का दरवाजा है, और तभी उन्होंने बाहर कोबी की जंजीर की आवाज सुनी। उसी वक्त दरवाजे के ठीक बाहर किसी भारी चीज के हिलने की भी आवाज आई, जबकि उस समय सब लोग अंदर थे और कोबी ऊपर था। बिस्तर पर लेटे लेटे मैं यही सोच रही थी कि शायद वो चीज कुत्तों से चिपकने की कोशिश कर रही थी, उन पर काबू पाना चाहती थी। शायद इसी वजह से कोबी बार बार बाहर जाना चाहता था। जब से मैं घर वापस आई हूं, वो मेरे बहुत पास पास ही रहता है। मैं अब अंधेरे में बाहर भी नहीं निकल रही और ना ही किसी को जाने दे रही हूं। मैंने लगभग पूरी जिंदगी अलौकिक चीजों का सामना किया है, लेकिन ये सब बिल्कुल अलग लग रहा है। बाहर जो भी कोई है वो आवाजों की नकल कर रहा है। अगर किसी को पता है कि ये क्या है और अब इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, तो प्लीज मुझे संपर्क करें या फिर कमेंट करें। मैं बस अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहती हूं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरीज अच्छी लगी हैं तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं स्क्रीन पर दिख रही वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दें। हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी कर दें, और अगर ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।